इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है पत्ती में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है कि पत्ती में स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि CO2 की एकाग्रता तापमान और प्रकाश पर निर्भर करता है। स्टोमेटा जो है पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित करते हैं। इनके खुलने और बंद होने को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि CO2 की एकाग्रता। CO2 कम होने पर स्टोमाटा खुलते हैं और ज्यादा होने पर बंद हो सकते हैं। तापमान का प्रभाव पड़ता है, बहुत अधिक या बहुत कम तापमान पर इनके कार्य पर असर डालता है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की उपस्थिति में आमतौर पर स्टोमाटा खुलते हैं ताकि प्रकाश संश्लेषण हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान या प्रकाश मिति जिसे कहते हैं फोटोमेट्री का मूल SI मात्रक क्या है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैंडेला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश मिति वह विज्ञान है जिसमें मानव आंख द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। इसका मूल SI मात्रक कैंडेला है जिसे CD से प्रदर्शित करते हैं। क्या इसे CD से दर्शाते हैं इसको। एक कैंडेला बराबर किसी दिशा में एक निश्चित आवृत्ति के एक रंगी विकिरण का 1/683 वाट प्रति स्टेडियन का प्रकाशीय तीव्रता होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा जेट इंजन किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है। आपसे पूछा है कि जेट इंजन जो है किस परिघटना के आधार पर कार्य करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रैखिक गति का संरक्षण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जेट इंजन का सिद्धांत न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित है। इसमें रैखिक संवेग का संरक्षण होता है। इसके इंजन के पीछे गैसें उच्च वेग से बाहर फेंकी जाती हैं। इसके प्रतिक्रिया बल से विमान आगे की ओर गति करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है, यह आपसे पूछा है। तो ठोस एक निश्चित आयतन होता है, बिल्कुल सही है। बल के अधीन होने पर ठोस टूट जाता है, यह भी सही है। ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है इसलिए वह कठोर होता है, यह भी सही है। परंतु ऑप्शन डी जो दिया है ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यह गलत हो जाएगा। आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विशेषता सही नहीं है। ठोस का जो है निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है, वह कठोर होते हैं और बल लगने पर टूट जाते हैं। लेकिन ठोस को आसानी से संपीड़ित यानी कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके कण बहुत पास पास सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है। आपसे पूछा है कि लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को किस सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में डुबाई जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जो विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। लैक्टोमीटर और हाइड्रोमीटर सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। जहाज और पनडुब्बियां भी इसी के आधार पर तैरने और डूबने के लिए डिजाइन की जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को समांतर बनाने और उन्हें एक दिशा में केंद्रित करने में सक्षम होता है। सर्च लाइट में बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है ताकि दर्पण से टकराकर प्रकाश की किरणें समांतर निकले और दूर तक जाएं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का उदाहरण नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण जो है या पदार्थ का उदाहरण नहीं है। पदार्थ क्या है, तो पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता वह पदार्थ कहलाता है। और गुरुत्वाकर्षण जो एक बल है, इसका द्रव्यमान नहीं होता और यह स्थान भी नहीं गिरती, इसलिए यह पदार्थ नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चांद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चांद खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता या सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करके दिखाई देता है। बाकी बिल्कुल जलती हुई मशाल खुद प्रकाश देती है, जलती हुई मोमबत्ती खुद प्रकाश देती है और तारे भी खुद प्रकाश उत्पन्न करते हैं नाभिकीय संलयन से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है। आपसे पूछा कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है, यह आपसे पूछा है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पानी का रासायनिक सूत्र जो होता है H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है हाइड्रोजन का। इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होगा, हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान जो होगा इसमें वह आपका 1 है। और जो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वह कितना हो जाएगा, वह 16 हो जाएगा। तो पानी में हाइड्रोजन हो जाएगा, पानी में जो हाइड्रोजन हो जाएगा वो 1 गुणे 2, पानी में जो हाइड्रोजन हो जाएगा वह 1 गुणे 2 बराबर 2 हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन जो हो जाएगा वह हो जाएगा 16। तो क्या हो जाएगा 2:16। तो इसको जब फाइंड करेंगे 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो 1:8, 1:8 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। आपसे पूछा है कि सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है सीएनजी का पूरा नाम है। सीएनजी मुख्यतः मीथेन गैस से बनी होती है, मुख्यतः जो है मीथेन गैस से बनी होती है सीएनजी आपकी। उसे उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। वाहनों में या पेट्रोल और डीजल का प्रयोग पर्यावरण हितैषी विकल्प है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है। भारत में दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे शहरों में सीएनजी का उपयोग व्यापक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या एक नया पदार्थ बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे किस नाम से जाना जाता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लवण बनता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण के साथ जल बनता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या है। तो विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है या रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है और ऊर्जा उत्पादन, त्वचा, आंख और तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से एरिबोफ्लेविनोस यानी कि इसकी कमी से जो होता है एरिबोफ्लेविनोसिस रोग होता है, जो कि इसका लक्षण जो है त्वचा पर फटने, ओठों में दरार, आंखों में जलन हो सकती है। या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सीरीज में आता है। चलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रासायनिक नाम आपको बताते हैं। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिनिक एसिड है। विटामिन B5 का रासायनिक नाम जो है प्रोटोथेनिक एसिड है। विटामिन B6 का जो रासायनिक नाम है वो पायरिडियाक्सिन है। विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो बायोटिन है। विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम है वो फोलिक एसिड है। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है वो कोबालामिन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर पर त्वचा की बाहरी परत का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर पर त्वचा की बाहरी परत का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एपिडर्मिस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
मानव त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। यह मुख्यतः केराटिन नामक पदार्थ से बनी होती है जो त्वचा को मजबूती और जल रोधक गुण देता है। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस और फिर हाइपोडर्मिस होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन है हैजा, जो है जल जनित रोग है। हैजा जो है विब्रियो कॉलरी, हैजा जो है विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होता है या दूषित पानी और भोजन के सेवन से फैलता है। इसके लक्षणों में तेज दस्त, उल्टी और शरीर में पानी की कमी शामिल है। बचाव के लिए साफ पानी पीना, स्वच्छता बनाए रखना और उचित शौचालय का प्रयोग जरूरी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किस कीट में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है। लूसीफेरिन नामक वर्णक होता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जुगनू इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जुगनू में लूसीफेरिन नामक वर्णक पाया जाता है जो लूसीफेरिस नामक एंजाइम और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अपक्रिया करके प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को जैवदीप्ति कहते हैं। जुगनू इस प्रकाश का उपयोग साथी को आकर्षित करने और संचार के लिए करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग का उदाहरण नहीं है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लेग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेग एक जीवाणु जनित रोग है जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है या चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं के माध्यम से फैलता है। बाकी रोजियोला, इबोला और एड्स जो है ये सभी विषाणु जनित रोग हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप जो है वह एक कोशिकीय जीव नहीं है। पादप बहुकोशिकीय जीव होते हैं जबकि प्रोटोजोआ, शैवाल कुछ प्रकार के और जीवाणु सभी एक कोशिकीय हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी जीवन क्रियाएं एक ही कोशिका में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किसमें द्विबीजपत्री बीज होते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्विबीजपत्री पौधे में बीज में दो बीज पत्र होते हैं। गुलाब द्विबीजपत्री पौधों का उदाहरण है। मक्का, घास और चावल जो है एक बीजपत्री पौधों के उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। आपसे पूछा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए, D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है D2O है। इसमें हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है। इसका उपयोग प्रायः नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन बंधक के रूप में किया जाता है, D2O का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा साउंड वेव किस माध्यम में नहीं चल सकती। बहुत ही सरल क्वेश्चन है पर बहुत ज्यादा पूछता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साउंड वेव जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग को चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, परंतु ध्वनि तरंगे जो निर्वात में कण नहीं होते इसलिए ध्वनि का संचार नहीं हो सकता। इसके विपरीत प्रकाश तरंग निर्वात में भी चल सकती है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। साउंड वेव जो है या निर्वात में नहीं चल सकती, परंतु जो तरंग निर्वात, प्रकाश तरंग जो होता है वह निर्वात में भी चल सकती है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। सीएनजी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है, यह आपसे पूछा। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।